हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में फोर्थ वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स, मणिपुरी पौनी के बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रिसेंट न्यूज में क्यों है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के द्वारा अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की गई है। वाई? टू सेव द मणिपुरी पौनी। उसका दूसरा नाम है मेतेई सेगोल। अभी ये मणिपुरी पौनी क्या है फ्रेंड्स? तो एक घोड़ा है। ये मणिपुरी पौनी ये एक घोड़े की प्रजाति है, बराबर ना? ये घोड़े को सेव करने की बात चल रही है और इसके लिए मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की गई है। क्यों पार्टनरशिप की गई है? मणिपुरी पौनी के ऐसी क्या विशेषता है कि उसको यहाँ पे सेव करने की बात चल रही है, उसके बारे में समझते हैं। तो अगर मैं मणिपुरी पौनी के बारे में समझाऊं फ्रेंड्स, तो उसका दूसरा नाम है मिटेई सेगोल। मिटेई सेगोल याद रखना है। और ये घोड़े की एक प्रजाति है। इट इज वन ऑफ द 7 रिकग्नाइज हॉर्स एंड पॉनी ब्रीड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो 7 रिकग्नाइज हॉर्स है, उसमें से एक प्रजाति कौन सी है? मणिपुरी पौनी है, राइट। और अगर मैं अदर 6 की बात करूँ तो मारवाड़ी हॉर्स, काठियावाड़ी हॉर्स, संस्कारी पौनी, स्पीटी पौनी, भूटिया पौनी एंड कच्छी सिंधी हॉर्स और ये मणिपुरी हॉर्स, बराबर है। टोटल 7 अलग अलग प्रजाति इंडिया के अंदर पाई जाती है घोड़े की। और उसमें से एक है मणिपुरी पौनी, जिसका दूसरा नाम है मेतेई सेगोल। ओके। अगर मैं मणिपुरी पौनी की विशेषता की बात करूं कि उसमें ऐसी क्या यूनिकनेस है, तो उसका स्टेमिना, उसकी एजिलिटी, इंटेलिजेंस, स्पीड, मैनेवरेबिलिटी और ग्रेट अडेप्टेबिलिटी टू द हैड्स द जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये घोड़े की ये विशेषता के कारण उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उसकी प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने जा रही है। इसके लिए यहाँ पे उसको सेव करने की बात चल रही है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। एंड ये जो ब्रीड है, ये घोड़े की जो प्रजाति है, इसको ओरिजिनल पोलो माना जाता है। ओरिजिनल पोलो मोनी, राइट। और ये जो घोड़ा है वो बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर भी यूज किया जाता है, लाइक पोलो, हॉर्स रेसिस, ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर भी ये घोड़े का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर मैं मणिपुरी पौनी के स्टेटस के बारे में बात करूं, तो मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा मणिपुरी पौनी को इंडेंजर्ड ब्रीड के अंदर डाला गया था 2013 के अंदर। और फैक्टर्स क्या है इनकी? ये जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने के लिए फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो अर्बनाइजेशन और इंक्रोचमेंट की वजह से धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। उसके अलावा मणिपुर के अंदर, रूरल मणिपुर के अंदर जो पोलो ग्राउंड्स है, पोलो प्लेइंग एरियाज है, पर वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और उसके अलावा अम, ये जो मणिपुरी पौनी है उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि भाई पोलो गेम के अलावा उनको कोई जगह पे यूज किया नहीं जाएगा, बराबर ना? तो इसके लिए ये सब कारण है कि जो उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन करता है, राइट। और उसके अलावा उनको जो डिसीज होते हैं वो अनकंट्रोल्ड है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसकी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है, बराबर ना? ओके। तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, मणिपुरी पौनी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसका दूसरा नाम क्या है? मेते सिगोल। 7 रिकॉग्नाइज हॉर्स है इंडिया के अंदर, उसमें से एक है मणिपुरी पौनी, बराबर ना? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, स्पीड, मैनेवरेबिलिटी, ग्रेट एडेप्टेबिलिटी टू हैज द जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस, बराबर ना? ओके। और 2013 के अंदर मणिपुर के द्वारा इंडेंजर्ड ब्रीड के अंदर डाला गया था इसको, राइट ना? ओके। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो। अपनी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में। बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में समझते हैं पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है। तो मुद्दे में क्यों है, न्यूज में क्यों है कि अभी रिसेंटली स्पेन ने रिफ्यूज किया परमिशन फॉर एन इजराइल बाउंड शिप कैरिंग द आर्म्स टू कॉल एट द साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ काटेगिना। अभी देखो, एक्चुअली एक शिप थी जिसमें बहुत सारा आर्म्स पड़े थे, बहुत सारे एक्सप्लोजिव वेपन्स पड़े थे, जो इंडिया ने भेजे थे। इंडिया ने भेजे थे, किसको भेजे थे? इजराइल को। इजराइल को भेजे थे। तो ये जो शिप है जिसमें बहुत सारे वेपन्स पड़े थे,
वो इंडिया से इसराइल जा रही थी, और बीच में रास्ते में किसी वजह से ये शिप को इसराइल में रुकने की जरूरत पड़ी। लेकिन इजरायली गवर्नमेंट ने उस शिप को उसके पोर्ट पे रुकने से मना कर दिया। वाई? वाई बिकॉज उसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव पड़े थे, और वो जो शिप थी वो किसके लिए जा रही थी? इसराइल के लिए जा रही थी। तो स्पेन का कहना यह था कि एक्चुअली ऑलरेडी इसराइल की वजह से मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे दंगे चल रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा ना मिले, इसके लिए हमने इस शिप को हमारे पोर्ट के ऊपर रुकने के लिए परमिशन नहीं दी। तो ये जब एक शिप एक देश से दूसरे देश के लिए निकलती है, और बीच में रास्ते में कोई इंटरमीडिएट स्टॉप आता है, जहाँ पे उसको कोई और वजह से लाइक मेंटेनेंस पर्पज से, लाइक फ्यूल की वजह से, या तो फूड की वजह से, अगर कोई भी और पर्पज से रुकना पड़ता है, तो उस इंटरमीडिएट स्टॉप को बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। तो ये पोर्ट ऑफ कॉल देने से मना कर दिया स्पेन ने इंडियन शिप को, जो इसराइल के लिए जा रही थी वॉरहेड्स लेके। वॉरहेड्स मतलब एक एक्सप्लोजिव मटेरियल लेके, बराबर ना? राइट। तो ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट स्टॉप है, जब एक शिप एक देश से दूसरे देश के लिए अंदर जाती है, लेकिन बीच में कोई तीसरे देश के अंदर रुकती है और कोई और वजह से, राइट, तो उसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? तो ये पोर्ट ऑफ कॉल कोई भी वजह से हो सकता है, लाइक रीफिलिंग की वजह से, वाटरिंग की वजह से, फूड आइटम को लेने की वजह से, मेंटेनेंस की वजह से, कोई भी वजह से हो सकता है, बराबर ना? ओके। तो बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे पोर्ट है जो ये पोर्ट ऑफ कॉल के लिए ही बनाया जाता है, बराबर ना? फॉर एग्जांपल एडन, होनोलू, सिंगापुर के कुछ पोर्ट्स हैं, पर फिर बाद में वो कमर्शियल पोर्ट बन जाते हैं, लेकिन जो शुरुआत में उनका जो डेवलपमेंट होता है वो पोर्ट ऑफ कॉल के लिए ही उनका डेवलपमेंट होता है, राइट ना? ओके। और कौन कौन सी वजह से एक शिप को पोर्ट ऑफ कॉल दिया जाता है? तो कार्गो ऑपरेशंस के लिए, स्टॉक अप सप्लाईज के लिए, लोड एंड अनलोड कार्गो के लिए, अनफोर्सिन इमरजेंसीज के लिए, बराबर ना? तो ऐसे कुछ वजह से कुछ शिप को पोर्ट ऑफ कॉल दिया जाता है कोई तीसरे देश के द्वारा, बराबर ना? ध्यान में रखना है, ये पोर्ट ऑफ कॉल के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जहां से ये शिप निकली है उस देश को परमिशन लेनी पड़ती है, बराबर ना? ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, स्पेन ने रिफ्यूज कर दिया इंडियन शिप को पोर्ट ऑफ कॉल देने से, बिकॉज वो इसराइल जा रही थी एक्सप्लोसिव मटेरियल को लेके, बराबर ना? ओके, चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया है। किसके द्वारा, किसको एक्सपोर्ट किया गया है? और ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है जिसको डेवलप किया गया है, बराबर ना? उसके बारे में बात करें। चलो, तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट है ये, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बोला है कि भाई उन्होंने एक्सपोर्ट किया है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन टू अफ्रीका एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द डिसीज, बराबर ना? तो इस वैक्सीन के बारे में बात करें, तो ये जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन, जो मलेरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इसको बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और किसके साथ पार्टनरशिप करके? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करके, बराबर ना? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी संस्था के सपोर्ट से, कौन कौन सी संस्था? यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप, वेलकम ट्रस्ट एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ऐसी कुछ संस्था के सपोर्ट के द्वारा ये दोनों संस्था ने ये वैक्सीन को बनाया है। वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन, जो दुनिया की पहली वैक्सीन है जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए है, जिसको डेवलप किया गया है मलेरिया के अगेंस्ट, बराबर ना? वैसे तो ये सेकंड वैक्सीन है मलेरिया के अगेंस्ट जिसको WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? RTS-AS01, और ये सेकंड वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए डेवलप की गई है, बराबर ना? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और ये जो वैक्सीन है वो लो कॉस्ट है, हाई एफिशिएंसी वैक्सीन है, इज ऑलरेडी लाइसेंस विद सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये वैक्सीन को डेवलप करने के बाद अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर उनको लाइसेंस मिल गया है, और पहली बार इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट किया है, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है, बराबर ना? ये जो R21 मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन, वो टारगेट करता है हमारे बॉडी में, किसको टारगेट करता है? स्पोरोजेट को टारगेट करता है। ये स्पोरोजेट क्या है? इट इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, तो उसको टारगेट करता है। और ओनली अ फ्यू स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बिफोर द पैरासाइट मल्टीप्लाइज, मेकिंग देम द आइडियल टारगेट फॉर द वैक्सीन, बराबर ना? तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है,
कि जब कोई ये नॉर्मली जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो की वजह से होता है, बराबर ना। और ये जब जब मॉस्किटो हमको हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करता है तब बहुत ही कम मात्रा में स्पोरोजेट्स को इंजेक्ट करता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर ना। ये मल्टीप्लाई हो जाता है और उसको मल्टीप्लाई होने से पहले ही इस वैक्सीन के द्वारा उसको मार दिया जाएगा, सिंपल, बराबर ना। अगर मैं मलेरिया के बारे में कुछ की फैक्ट्स के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज विच इज कोज्ड बाय द पैरासाइट्स that are transmitted to people through the bites of the infected female Anopheles mosquitoes। कौन से मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया होता है? एनोफिलिस मॉस्किटोस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो द्वारा मलेरिया होता है। उनके बाइट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर पैरासाइट्स स्प्रेड होता है, बराबर ना, तो उसकी वजह से ये डिसीज क्रिएट होता है। देयर आर 5 पैरासाइट स्पीसीज दैट कोज द मलेरिया इन द ह्यूमंस। टू ऑफ दी स्पीसीज, प्लेस्मोडियम फेल्सीपेरम एंड द प्लेस्मोडियम विवेक्स, पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट, बराबर ना। तो टोटल 5 अलग अलग पैरासाइट स्पीसीज की वजह से मलेरिया होता है ह्यूमन के अंदर, उसमें से दो, प्लेस्मोडियम फेलिसेरियम एंड प्लेस्मोडियम विवेक्स की वजह से बहुत ही सीवियर मात्रा में ये मलेरिया होता है, बराबर ना। तो ये पैरासाइट शरीर के अंदर स्प्रेड हो उसके पहले इस वैक्सीन ये वैक्सीन की तरह उसको मार दिया जाएगा, सिंपल, बराबर ना, उसको काउंटर किया जाएगा, राइट। ओके। और ये जो मलेरिया है वो कॉमन है कहाँ पे? ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, जहाँ पे बहुत ही हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे ये मलेरिया कॉमन होता है। और चिल्ड्रन अंडर 5 ऑफ द एज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप अफेक्टेड बाय द मलेरिया, बराबर ना। जो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है मलेरिया की वजह से। और द मोस्ट सीवियर फॉर्म द मलेरिया विच में बी प्रोग्रेस टू द कोमा इज नोन एज अ सेरेब्रल मलेरिया। सबसे सीवियर फॉर्म कौन सा है? सेरेब्रल मलेरिया है। This type represent about 15% of death in the children hand and nearly 20% of the adult death, बराबर ना। तो जितनी भी डेथ मलेरिया की वजह से होती है उसमें से 15% डेथ चिल्ड्रन के अंदर ये सेरेब्रल मलेरिया की वजह से होती है, और जितनी भी डेथ एडल्ट्स के अंदर मलेरिया की वजह से होती है उसमें 20% डेथ मलेरिया ये टाइप के मलेरिया की वजह से होती है, बराबर ना। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंटेबल है और क्यूरेबल है। विद अर्ली ट्रीटमेंट मोस्ट पीपल विद द मलेरिया विल मेक अ फुल रिकवरी। अगर टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट मिल जाए तो फुल रिकवरी हो सकती है, राइट ना। अगर हम कुछ ड्रग्स के बारे में बात करें कि जिसको अगर हम कॉम्बिनेशन में दें तो अगर अदर ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में तो हम मलेरिया को काउंटर कर सकते हैं। तो मेन एंटी मलेरियल ड्रग्स अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सबसे ज़्यादा यूज होता है मलेरिया को काउंटर करने के लिए, बराबर ना। और दुनिया के अंदर दो वैक्सीन है मलेरिया को काउंटर करने के लिए, उसमें से फर्स्ट वैक्सीन थी RTS-SAS-01, और ये सेकेंड वैक्सीन है जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम, ध्यान में रखना है, ओके। और इसको अभी हम डेवलप कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है ना। और मैंने आपको ये R21 मैट्रिक्स एम के बारे में बताया कि किस तरीके से वो स्पोरोजोइट को काउंटर करता है। ये स्पोरोजोइट जो मॉस्किटोज है जिसके बाइट से हमारे ह्यूमन के अंदर पैरासाइट मल्टीप्लाई होता है, उस स्पोरोसाइट को ये किल करता है। कौन? वैक्सीन किल करता है, राइट, ध्यान में रखना है। और तो ये R21 मैट्रिक्स एम क्या है उसके बारे में मैंने बात किया। तो ये जो स्पोरोसाइट है वो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होता है कि जब मॉस्किटो बाइट करता है हमारी बॉडी को, तब ये स्पोरोसाइट हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है और वो पैरासाइट को मल्टीप्लाई करता है। और पैरासाइट मल्टीप्लाई होने की वजह से मलेरिया होता है, तो उस स्पोरोसाइट को ही यहाँ पे काउंटर करेगा ये वैक्सीन, ध्यान में रखना है। और मलेरिया कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है? एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है। और ये एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे शरीर को जब बाइट करता है तब हमारे शरीर में पैरासाइट स्प्रेड होते हैं और उसकी वजह से मलेरिया प्रोड्यूस होता है। और 5 अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स के स्पीसीज होते हैं, उसमें से जो प्लेज्मोडियम फेसिपेरम है और प्लेज्मोडियम विवेक्स है वो सबसे ज़्यादा थ्रेट प्रोड्यूस करते हैं, बराबर ना। और 5 साल से छोटे उम्र वाले जो चिल्ड्रन है उसमें सबसे ज़्यादा वनरेबल, वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं मलेरिया के लिए। और सबसे खतरनाक मलेरिया का जो टाइप है सेरिब्रल मलेरिया सबसे खतरनाक होता है, राइट ना। और ये प्रिवेंटेबल है और क्यूरेबल है, अगर हम उसको राइट टाइम ट्रीटमेंट दे तो मलेरिया के अंदर हम फुल रिकवरी कर सकते हैं, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस चीज़ पे अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट जो फ्रेंड्स क्या अभी रिसेंटली भूटान के पीएम द्वारा रेज किया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को, उसके बारे में बात करें, बराबर ना। तो तो यहाँ पे एक्चुअली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग टोबोके,
उनके द्वारा अभी प्रेज किया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो भूटान की जो सिटी है, सिटी का नाम है गेलेफू। ये गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इंडिया के सपोर्ट की वजह से चल रहा है, इंडिया के फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से चल रहा है। तो अभी रिसेंटली भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे, उनके द्वारा प्रेज़ किया गया है इंडिया को, कि इंडिया की वजह से जो हमारे गैलीलियो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा बूस्ट देखने को मिला है। और उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है, राइट ना। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भूटान के अंदर गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वो इंडिया के सपोर्ट से चल रहा है। इसके लिए उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिया को प्रेज किया गया है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भूटान, इंडिया और भूटान के रिलेशंस कैसे हैं, तो उसके बारे में देखिए, बराबर ना। ओके। अगर मैं इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में बात करूं, तो रीजनल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो इंडिया एंड भूटान हैव एग्रीड टू डिस्कस द न्यू रूट्स ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी, which includes the development of the cross-border rail link between the Gelefu in Bhutan and कोकराझार इन द आसाम, स्पानिंग 58 किलोमीटर। अभी देखो फ्रेंड्स, अगर मैं मैप के अंदर आपको दिखाऊं, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे भूटान है। और ये भूटान और बांग्लादेश के बीच में ये इंडिया का पार्ट है, ये वाला, बराबर ना। ओके, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल में देखूँ कि भूटान का ये गेलेफू है, जहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है गेलेफू, वहां से एक रेल लिंक कनेक्ट करेगी इंडिया के आसाम के कोकराझार के अंदर। ये 58 किलोमीटर का रेल लिंक होगा, जिसको अभी शुरू करने की बात चल रही है ये गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में, बराबर ना। उसके अलावा there is a plan to explore a second rail link of approximately 18 kilometer between the Samse in Bhutan and uh, बनारहाट इन द टी गार्डन एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल। अभी आप देखो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे भूटान है। तो भूटान से वेस्ट बंगाल के बीच में ये 18 किलोमीटर की एक रेल लिंक कनेक्ट करने की बात चल रही है, बराबर ना। भूटान में टेमसे, जो एग्जैक्टली यहाँ पे है, और जो टी गार्डन है वेस्ट बंगाल का, वो एग्जैक्टली यहाँ पे है, यहाँ पे, बराबर ना। यहाँ पे ये कनेक्शन करने की बात चल रही है भूटान गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। ओके, याद रखना है, सैमसे भूटान में है और बनारहट वेस्ट बंगाल के अंदर है। इन दोनों को कनेक्ट करने की बात चल रही है, 18 किलोमीटर की रेल लिंक, बराबर ना। तो एक 58 किलोमीटर की जो गेलेफू को कनेक्ट करेगा कोकराझार से, जो आसाम में है, और 18 किलोमीटर की रेल लिंक एक सैमसे जो भूटान के अंदर है और बनारहट जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, उन दोनों को कनेक्ट करेगा, राइट। ओके। तो उसके अलावा दोनों देशों के बीच में एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट भी चल रहा है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट मतलब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई सामान भूटान गया और भूटान से कोई सामान इंडिया गया, तो बीच में एक चेक पोस्ट है जो वो सामान को चेक करेगा, बराबर, ताकि एकदम इजीली दोनों देशों के बीच में ट्रेड ट्रेड एक्टिविटी हो सके, सिंपल, बराबर ना। और ऐसा नहीं, अगर कोई थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड कंट्री भी इस रूट से फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है, तो वो भी ये इमिग्रेशन चेक पोस्ट के अंदर उनकी चेकिंग की जाती है, ताकि एकदम इजीली कन्वीनियंटली क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मूवमेंट हो सके, सिंपल, बराबर ना। और और भूटान ने इंडिया का जो सपोर्ट है ग्लोबल साउथ के लिए, उसको भी प्रेज किया है। उसके बारे में बात करें तो भूटान ने लाउड किया है इंडिया सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिसेंट G20 समिट। आपको पता होगा फ्रेंड्स, G20 को होस्ट किया था इंडिया ने 2023 के अंदर, और भूटान ने उसकी जो लीडरशिप था उसको सपोर्ट किया है, उसको प्रेज किया है, और इंडिया को प्रेज किया है कि किस तरीके से उसने ग्लोबल साउथ को डेवलप करने के लिए G20 के अंदर स्टैंड लिया है, बराबर ना। और अगर मैं इंडिया और भूटान के एनर्जी पार्टनरशिप की बात करूँ, तो जो भूटान के अंदर पुनात सांगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो इंडिया के सपोर्ट से चल रहा है। 1020 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के सपोर्ट से चल रहा है। और ये जो एग्रीमेंट है वो इंडिया भूटान एनर्जी पार्टनरशिप को और आगे लेके जाएगा, बराबर ना। और अगर मैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ, क्यों भूटान हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम भूटान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज भूटान का जो बॉर्डर है, आप यहाँ पे देखो कि भूटान के बॉर्डर के इस पार यहाँ पे चाइना है, और भूटान के बॉर्डर के इस पार इंडिया है। तो अगर भूटान को अगर हम स्ट्रांगली हमारी तरफ रखेंगे, तो हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, अगर अगर भूटान को चाइना ने कवर कर लिया, बराबर ना, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के ऊपर कब्जा कर सकता है चाइना, बराबर ना। वो हमारे से अलग हो सकता है, इसके लिए भूटान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। तो इंडिया बहुत सारी अलग अलग जगह पे भूटान को हेल्प करता है, लाइक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रोड्स और ब्रिजेस को बनाने के लिए, और डिफेंस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बराबर, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। और उसी की वजह से भूटान ने 2017 को जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तब इंडियन ट्रूप को भूटान ने एंट्री दी थी कि भाई आप हमारे टेरिटरी के अंदर आके चाइना को काउंटर कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप था हमारे इंडिया और भूटान के बीच में, राइट ना। और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी अगर बात करूँ तो इंडिया इज भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड भूटान मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। भूटान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है? इंडिया है, बराबर। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया और भूटान के रिलेशन के बीच में। और कल्चरल इंपोर्टेंस भी है, भूटान एंड इंडिया स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज एज बोथ कंट्रीज आर प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट है, बराबर ना। और एनवायरमेंटली इंपोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है कि भूटान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैज प्लेज टू रिमेन द कार्बन न्यूट्रल एंड इंडिया हैज बीन अ की पार्टनर इन हेल्पिंग द भूटान टू अचीव दिस गोल। भूटान बहुत ही कम कंट्री में से एक कंट्री है जिसने प्लेज किया है कि हम बहुत ही नजदीक के फ्यूचर में कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, और उसके इस गोल के अंदर अचीवमेंट करने के लिए इंडिया उसको बहुत बड़ा रोल प्ले हेल्प कर रहा है, सिंपल, बराबर ना। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे भूटान का ये जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का, उसमें उसको हेल्प मिलेगी, सिंपल, बराबर ना। और अगर मैं चैलेंजेस बात करूँ इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बीच में, तो चाइना का इन्फ्लुएंस भूटान के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो इंडिया के लिए चैलेंज है इंडिया और भूटान के रिलेशन के अंदर, बराबर ना, राइट। चाइना वहां पे नहीं आना चाहिए बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। और बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर बात करें तो इंडिया और भूटान के बीच में 700 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है, 699 किलोमीटर का बॉर्डर है, विच हैज बीन लार्जली पीसफुल। हाउएवर देयर हैव बीन सम इंसिडेंट्स ऑफ द बॉर्डर इंकर्शंस बाय द चाइनीज फोर्सेस इन द रिसेंट ईयर्स, बराबर ना। डोकलाम स्टैंड ऑफ भी होता 2017 के अंदर। डोकलाम कहाँ पे है एग्जैक्टली आप दिखा सकते हैं? ये है फ्रेंड्स डोकलाम, बराबर ना। तो डोकलाम, देखो यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन है, ये चाइना का, ये तिब्बत है, तिब्बत चाइना का, ये भूटान है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिया है। तो ये डोकलाम स्टैंड ऑफ, ये डोकलाम है ना, थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया चाइना और भूटान के बीच में, बराबर ना। तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं तीनों तीन कंट्रीज के बीच में, बराबर ना। ओके। और अगर मैं कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में बात करूँ भूटान के बारे में, तो भूटान, जैसे हमने देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में वो लॉक हो गया है, इट्स अ लैंड लॉक कंट्री, और उसका जो कैपिटल है वो थिम्पू है। और भूटान डेमोक्रेट कब बना था? 2008 के अंदर, आफ्टर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन द कंट्री। लेकिन अभी भी जो किंग ऑफ भूटान है वो हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं, बराबर ना। और द लॉन्गेस्ट रिवर इन द भूटान इज द मानस रिवर विथ ओवर 376 किलोमीटर इन द लेंथ, एंड द मानस रिवर इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर इन द हिमालयन फुटहिल्स बिटवीन द साउथर्न भूटान एंड इंडिया, बराबर। भूटान और इंडिया के बीच में वो ये मानस रिवर फ्लो होती है। और अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो भूटान बॉर्डर्स ओनली टू कंट्रीज, इंडिया एंड तिब्बत, एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ द चाइना। जो तिब्बत है वो चाइना का ही रीजन है। तो भूटान दो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया और तिब्बत, ध्यान में रखना है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि न्यूज़ में इसलिए था कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो गैलीफू सिटी के अंदर भूटान की हो रही है इंडिया के सपोर्ट से, उसको प्रेज किया। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, किस तरीके से इंडिया भूटान को हेल्प कर रहा है, हमने इंडिया और भूटान के रिलेशंस को डिस्कस किया। और उसके अलावा भूटान का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्यों है वो भी हमने डिस्कस किया। और कैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है भूटान के ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हम किस तरीके से हमारे ऊपर वो थ्रेट बढ़ सकता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। डोकलाम स्टैंड ऑफ के बारे में बात किया, डोकलाम रीजन के बारे में बात किया, और भूटान के कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में बात किया, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना विजिट करने के लिए गए, और किसके लिए? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए।
तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बराबर ना। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विल विजिट द चाइना इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जून महीने के फर्स्ट वीक के अंदर इसको विजिट करेंगे, बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करने के लिए, बराबर ना। तो ये पूरा $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको डिस्कस करने के लिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाइना जाने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर, बराबर ना। तो उसके बारे में ये रिसेंट न्यूज़ है। तो हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में बात करें तो ये मैप में हम देख सकते हैं, ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, और ये है कशगर चाइना का, बराबर ना, कशगर चाइना का। तो ये ग्वादर पोर्ट से कशगर को कनेक्ट करने की बात चल रही है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो पूरा रूट आइडेंटिफाई किया गया है ग्वादर पोर्ट से ग्वादर पोर्ट से कशगर जाने का, वहां पे ये जो रूट है ना, वो कहाँ से होता हुआ जा रहा है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये इंडिया का कश्मीर है, ये इंडिया का कश्मीर है, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से इंडिया के पास से लिया है, बराबर ना। तो ये जो पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ये रोड है, रूट है, बराबर ना, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है, ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। इसके लिए इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपोज कर रहा है, इसके लिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो ये जो ओके, अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो एक्चुअली प्रपोज किया गया था चाइना के द्वारा, बिकॉज चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, किस तरीके से चाइना ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना चाहता है, किस तरीके से उसने रूट्स को आइडेंटिफाई किया है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, और किस तरीके से वो अलग अलग कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें से ही एक स्टैंड है चाइना का कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है, बराबर, जिसमें पाकिस्तान को भी हेल्प मिलेगा, और 60 बिलियन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया था पाकिस्तान को, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है, बराबर ना। अगर मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करूँ तो वो चाइना के द्वारा 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था, बराबर ना। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे हमने बात किया, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है अरेबियन सी के अंदर, उसको कनेक्ट करेगा कशगर जो चाइना के अंदर है, बराबर, उसको साथ कनेक्ट करेगा, बराबर ना। तो इंडिया ने इसको अपोज किया है, बिकॉज इंडिया इसको क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि ये जो रूट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो पास कहाँ से हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से। ये पीओके वही रीजन है जो पाकिस्तान ने इलीगली इंडिया के पास से लिया है, बराबर ना। तो इंडिया का कंसर्न है कि वो हमारी सोवरेनिटी के ऊपर सोवरेनिटी को ब्रीच कर रहा है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हमारे रीजन से पास हो रहा है, मतलब वो हमारी सोवरेनिटी को ब्रीच कर रहा है, बराबर ना। इसके लिए इंडिया इसको अपोज कर रहा है। ओके, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना जाने वाले हैं, और ये सीपेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडिया का जो रीजन था पहले, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाया जाता है, उसके अंदर से पास हो रहा है, वो हम अपोज कर रहे हैं, राइट ना। ओके, चलो, ओके, हमारी नेक्स्ट जो फ्रेंड्स ताइवान स्टेट के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिसेंट न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी ये ताइवान स्टेट के अंदर बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, बिकॉज चाइना ऐसा कह रहा है कि ये जो आइलैंड्स है, जो ताइवान के आसपास के आइलैंड्स है, जो ताइवान स्टेट के अंदर है, चाइना बोल रहा है वो हमारा रीजन है, वो हमने क्लेम किया है, और ताइवान बोल रहा है वो हमारा रीजन है, बराबर, वो हमने क्लेम किया है, बराबर ना। तो ये चाइना और ताइवान के बीच में, ये ताइवान स्टेट के अंदर जो आइलैंड्स है, वो दोनों देश बोल रहे हैं कि वो हमारे रीजन है, इसके लिए यहाँ पे दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, राइट ना। तो यहाँ पे ताइवान स्टेट के अंदर टेंशन बढ़ रही है, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में चल रहा है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ताइवान स्टेट का जियोपॉलिटिकल लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं ताइवान स्टेट के बारे में बात करूँ तो ताइवान स्टेट को बोला जाता है फॉर्मोसा स्ट्रेट। इट इज अ 180 किलोमीटर स्ट्रेट बिटवीन द मेनलैंड चाइना एंड द आइलैंड ऑफ ताइवान। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये चाइना है, चाइना का फूजियन है, ये फूजियन के ऊपर से हमने एक दो लेक्चर पहले चाइना के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है, फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये फूजियन के नाम से ही उसने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप किया है। तो ये चाइना का जो मेनलैंड है, वहां से ताइवान का जो मेनलैंड है, ये उन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को क्या बोला गया है, ताइवान स्टेट बोला गया है। ये ताइवान स्टेट कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को
और साउथ चाइना सी को, ये दोनों ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कौन कनेक्ट करता है? ताइवान स्टेट कनेक्ट करता है। और यहाँ पे अभी टेंशन्स चल रही है, बिकॉज यहाँ पे ये जो आइलैंड्स है, वो दोनों देश चाइना और ताइवान ऐसा बोल रहे हैं कि वो हमारे रीजन है, इसके लिए यहाँ पे टेंशन चल रही है, सिंपल, बराबर ना? ओके। तो यहाँ पे जो ताइवान स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 आइलैंड्स है। 5 आइलैंड्स है, उसमें से जो बड़े बड़े आइलैंड्स है पेंगू, जियमेन एंड पिंगटेन। उसमें से जियमेन और पिंगटेन आइलैंड्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, व्हाइल द अदर 3 आइलैंड्स पेंगू, कीमेन एंड मत्सू आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, बराबर ना, ताइवान। तो ये 5 में से 2 रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा, मतलब चाइना के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, और बाकी की जो 3 है उसको ताइवान के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, सिंपल, बराबर ना? तो दोनों देश ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ, ये पांचों 5 आइलैंड्स हमारे हैं, बराबर ना? ओके। और ये जो ताइवान स्ट्रेट है वो ग्लोबल लेवल पे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वहाँ पे शांति बनी रहनी क्यों जरूरी है? कि जितना भी फ्लीट मूवमेंट होता है, जो कार्गो का मूवमेंट होता है, उसमें से 44% ये ताइवान स्टेट के माध्यम से होता है दुनिया के अंदर, बराबर ना? ये ताइवान स्टेट कहाँ पे है? ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को वो कनेक्ट करता है। और चाइना और ताइवान के आइलैंड्स के बीच में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो पूरा क्या कहला जाता है? ताइवान स्टेट। दुनिया का जितना भी कार्गो मूवमेंट होता है उसमें से 44% मूवमेंट इस स्टेट के माध्यम से होता है, बराबर? तो वो जियो पोलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? एग्जाम, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ताइवान स्टेट के बारे में, राइट ना? तो उसमें 5 आइलैंड्स है, 5 आइलैंड्स वो दोनों देश ऐसा बोल रहे हैं कि वो अपने अपने रीजन के हमारे एडमिशन कंट्रोल में आते हैं। हालांकि लीगली दो चाइना के पास है, जियमेन एंड पिंगटेन, और पेंगू, किनमेन एंड मैत्सू वो ताइवान के पास है, लेकिन दोनों देश ऐसा बोल रहे हैं कि पांचों 5 हमारे हैं, राइट? इसके लिए स्टैंड ऑफ चलता है, ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये संस्था क्या है, उसका काम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा एक नोटिस इशू की गई। थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो बाइजू की पेरेंट कंपनी है, एक बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर। कौन से बारे में? कि भाई उन्होंने बहुत सारे क्रेडिटर्स के पैसे वापस नहीं किए हैं, तो उनके रिगार्डिंग उनको नोटिस भेजी गई है एनसीएलटी के द्वारा। ये नोटिस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी देखो, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, वो कोर्ट के जैसे ही काम करता है। एक्चुअली ये जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वो सरकार के द्वारा क्यों बनाए गए हैं? कि जो कोर्ट्स का जो बर्डन है उसको हम डाइवर्सिफाई किए जा सके, कि हर एक केस कोर्ट के पास ना आने चाहिए, क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो कोर्ट्स अलग अलग तो ये जो अलग अलग टाइप के जो केसेस है उसके लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी केसेस है वो कहाँ पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। तो जो भी कंपनीज वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में शामिल है, उन कंपनीज के जो मैटर्स है वो कहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी जैसे आप बोल सकते हो, लेकिन इसको बोलेंगे क्वासी जुडिशियल बॉडी। जो जुडिशियल बॉडी जैसी है, उसके द्वारा जो डिसीजंस लिए गए वो हाई कोर्ट के डिसीजंस के जाते हैं, बराबर ना? और जितने भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में शामिल है, उन सभी के मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, बराबर ना? ओके। तो ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाज फॉर्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द बालकृष्ण इराडी कमेटी। उनके रिकमेंडेशन के माध्यम से इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को बनाया गया था, रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड विनिंग वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज, बराबर ना? तो ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो वो कौन सी बाबत के ऊपर जुडिशियल एक्टिविटी करता है? तो इंसॉल्वेंसी, मतलब जो कोई कंपनी अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर्स का पैसा नहीं देता है, तो उनके मैटर्स को यहाँ पे देखा जाता है। और अगर कोई कंपनी को वाइंड अप करना है, बराबर ना, तो ये वाइंडिंग अप के ऊपर भी फोकस करता है, राइट ना? ओके। अगर मैं उसके फंक्शंस के बारे में बात करूँ तो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द रिजॉल्विंग द सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने के लिए इसको बनाया गया था। कौन से कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को? कि जो कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में शामिल है, उनके डिस्प्यूट को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है। इट इज empowered टू हियर एंड डिसाइड ऑन द केसेस related to the mergers and acquisitions, operation and mismanagement,
एंड द वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और इट इज ऑल्सो एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी के अंडर में जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होती है उसका उसका जो जजमेंट आता है वो उसका जजमेंट भी कौन देता है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देता है, बराबर ना। ओके, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ए कंपनी ने बी कंपनी को क्रेडिट दी है, बराबर ना, तो लेकिन ये बी कंपनी ने उसको पैसा वापस नहीं दिया तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, बराबर। तो इंसॉल्वेंसी के जो केसेस है, बराबर ना, वो भी कहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर किए जाते हैं। और ये जो इंसॉल्वेंसी के जो केसेस है वो आईबीसी कोड के अंडर में सॉल्ट आउट किए जाते हैं, बराबर ना। और ये जो केसेस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर डिस्कस किए जा सकते हैं, बराबर ना। ओके, अगर मैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करूँ तो उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होते हैं और कुछ मेंबर होते हैं, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। और उनकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है, बराबर ना। उसके पास कौन कौन से पावर्स हैं, तो इट इज नॉट लिमिटेड टू और बाउंड बाय द रूल्स लेड डाउन इन द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर एंड इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रूल्स दैट आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं उसके पावर्स के बारे में बात करूँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कैन इन्फोर्स एनी ऑर्डर दैट इज गिवन इन द सेम मैनर एज अ कोर्ट वुड इन्फोर्स इट। जो कोई सिम जो कोर्ट है वो किस तरीके से ऑर्डर देती है उसी सेम तरीके से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर दे सकता है। इट इज अ पावर टू स्क्रूटिनाइज इट्स ओन ऑर्डर, वो अपने ऑर्डर को स्क्रूटिनाइज भी कर सकता है, रेगुलेट भी कर सकता है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ पे समझ में आया होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है फ्रेंड्स। तो कंपनीज एक्ट के अंडर में जो भी कंपनी शामिल है उसके जो भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हो उसको यहाँ पे सॉल्ट आउट किया जाता है। हाई कोर्ट जितने पावर इसको दिए गए हैं और बालकृष्ण इराडी कमेटी के रिकमेंडेशन के माध्यम से ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। और उसके अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को सॉल्ट आउट करता है और आईबीसी के अंदर में जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको भी सॉल्ट आउट करता है। और उसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं और कुछ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। उसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और वो कोई भी ऑर्डर को इन्फोर्स कर सकता है, जैसे कोर्ट करता है ऐसा ही सेम काम वो कर सकता है, हाई कोर्ट जितना पावर उसको दिया गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट हो फ्रेंड्स पीएम कुसुम योजना के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करें। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान महाअभियान स्कीम, उसके बारे में डिस्कशन करें, बराबर ना। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म याद रखना है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान महाअभियान स्कीम। तो वो रिसेंट न्यूज में क्यों है, तो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा अभी एक वार्निंग इशू की गई है फार्मर्स को कि पीएम कुसुम वेबसाइट, बहुत सारी फेक वेबसाइट यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, बहुत सारे फेक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हो चुके हैं। कृपया आप ऑथेंटिक वेबसाइट और ऑथेंटिक एप्लीकेशन का यूज करके ही पीएम कुसुम योजना का बेनिफिट उठाए, ऐसा फार्मर्स को वार्निंग जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, बराबर ना। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पीएम कुसुम स्कीम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान महाअभियान स्कीम वो 2019 के अंदर डेवलप किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों, फॉर द डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द फार्म सेक्टर और इनहेंसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की इनकम को इंप्रूव करने के लिए और फार्म सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2019 के अंदर। तो इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करना फार्मर्स के लिए, और along with the honoring the India's commitment to increase the share of the installed capacity of the electricity power from the non-fossil sources to 40% by 2030 as a part of the Indian nationality determined contributions, बराबर ना। देखो एक्चुअली फ्रेंड्स, इंडिया के द्वारा एक प्लेज लिया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर, ये जो एनवायरमेंट रिलेटेड मीटिंग्स होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और इंडिया के द्वारा एक प्लेज लिया गया है जिसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी। ये प्लेज क्या है कि 2030 तक हमारा जितना भी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर इलेक्ट्रिक पावर होगा उसमें से 40% हम नॉन फोसिल सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने एक प्लेज लिया है। तो उस प्लेज को अचीव करने के लिए एक पीएम कुसुम योजना लॉन्च की गई थी 2019 के अंदर, बराबर ना। और इसका एम है टोटल 34,800 मेगावाट को प्रोड्यूस करना मार्च 2026 तक।
और इसके लिए 34,422 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है इस स्कीम के पीछे, बराबर ना। और ये स्कीम को कौन हैंडल कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस स्कीम को हैंडल कर रही है और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फ्रेंड्स। इस स्कीम के अंडर में अगर कोई फार्मर सोलर पंप परचेस करना चाहता है, सोलर पंप परचेस करना चाहता है, तो जितना भी टोटल कॉस्ट होगा उसमें से 30% से 50% तक का उसको सब्सिडी मिलेगा। अगर कोई फार्मर अपने फार्मिंग एक्टिविटी के लिए सोलर पंप परचेस करना चाहता है, तो जितना भी उसका टोटल कॉस्ट होगा उसमें से 30 से 50% का उसको सब्सिडी मिलेगा, राइट। ताकि अ, उसको ये सोलर पंप सब्सिडाइज प्राइस में मिले और वो सोलर पंप को एस्टेब्लिश करे अपने फार्मिंग एक्टिविटी के लिए। और उसके लिए उस और यहाँ पे सोलर पंप का एस्टेब्लिशमेंट करेगा तो उसका एक तो पावर कंजप्शन भी कम होगा, पावर कंजप्शन मतलब उसका जो पावर के पीछे जो खर्चा है वो भी कम होगा। उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल उसने 2 मेगावाट का सोलर पंप वहां पे एस्टेब्लिश किया अपने फार्मिंग के अंदर और उसका कंजम्पशन इतना नहीं हो रहा है, उसने एस्टेब्लिश तो किया 2 मेगावाट का लेकिन उसका फॉर एग्जांपल कंजम्पशन 1 मेगावाट का हो रहा है, तो ये जो एडिशनल पावर है 1 मेगावाट का बराबर वो डिस्कॉम को बेच भी सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को बेच भी सकता है और इनकम जनरेट कर सकता है, बराबर ना। तो ये पीएम कुसुम योजना के अंडर में सोलर पंप एस्टेब्लिश करने के लिए सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को, बराबर ना, 2019 के अंदर। और अगर आप एलिजिबल फार्मर हो तो आप उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट और ऑथेंटिक एप्लीकेशन के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। लेकिन रीसेंट न्यूज़ क्या है कि बहुत सारे फेक एप्लीकेशंस और फेक वेबसाइट डेवलप हो चुकी हैं, इसके लिए फार्मर्स के लिए यहाँ पे वार्निंग जारी की गई है, बराबर ना। ओके, तो अगर कोई फार्मर 2 मेगावाट तक का सोलर पंप एस्टेब्लिश करना चाहता है तो इस स्कीम के अंदर में वो एस्टेब्लिश कर सकता है। सब्सिडी मिलेगी उसको 30% से लेकर 50% तक की उसके टोटल कॉस्ट की, बराबर ना। उस एक्चुअली 3 कंपोनेंट है इस स्कीम के। कंपोनेंट ए है कि जब तक 10,000 मेगावाट जितना सोलर पावर प्रोड्यूस हो इतने सोलर पंप एस्टेब्लिश नहीं हो जाते, बराबर, तब तक ये स्कीम चलेगी। और यहाँ पे अगर आप सोलर पंप चलाने के लिए जो इंडिविजुअल प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 मेगावाट होनी चाहिए, बराबर ना। ओके, और जो भी अ, जैसे मैंने आपको बात किया कि जो भी पावर बचेगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर वो 2 मेगावाट का प्लांट एस्टेब्लिश किया है फार्मर्स ने अपने सोलर पंप को चलाने के लिए लेकिन कंजप्शन उसका 1 मेगावाट का ही हो रहा है, तो ये जो 1 मेगावाट जो बचा उसका वो डिस्कॉम को बेच भी सकता है और उसके माध्यम से वो इनकम जनरेट कर सकता है, सिंपल, बराबर ना। हाँ, तो कंपोनेंट ए के मुताबिक ये स्कीम जब तक 10,000 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी जनरेट ना हो जाए तब तक ये स्कीम चलेगी, सिंपल, बराबर ना। ओके, कंपोनेंट बी क्या है कि 20 लाख ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप डेवलप करना है। देखो, एक तो 10,000 मेगावाट प्रोड्यूस करना है कंपोनेंट ए के अंदर, कंपोनेंट बी के अंदर 20 लाख सोलर पंप एस्टेब्लिश करना है इस स्कीम के माध्यम से। कितने हॉर्स पावर के, 7.5 हॉर्स पावर के, बराबर ना, अप टू 7.5 हॉर्स पावर। उससे ज़्यादा अगर कैपेसिटी वाला सोलर पंप होगा, अगर पंप होगा तो उसको सोलराइज करने के लिए स्कीम नहीं है, बराबर ना। अगर इंडिविजुअल फार्मर्स सोलर पंप एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 7.5 हॉर्स पावर होनी चाहिए, सिंपल, बराबर ना। और वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, सिंपल। ओके, ओके, ये जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है फ्रेंड्स, अगर कोई फार्मर नया सोलर पंप एस्टेब्लिश करना चाहता है, उसके पास अभी तक कोई पंप नहीं था और नया सोलर पंप एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के अंदर कवर होगा। और कंपोनेंट सी के अंदर कौन से लोग कवर होंगे, जिसके पास ऑलरेडी ग्रिड कनेक्टेड पंप है जहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। अगर फार्मर वो ग्रिड कनेक्टेड पंप में से सोलर पंप में कन्वर्ट होना चाहता है तो कंपाउंड सी के अंडर में वो कवर होगा। और ऐसे 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड पंप डेवलप करने हैं इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना। और कौन कौन से फार्मर्स इस स्कीम के अंडर में एलिजिबल हो सकते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल फार्मर, कोई ग्रुप ऑफ द फार्मर्स भी यहाँ पे एलिजिबल है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन भी अब एलिजिबल है, पंचायत भी एलिजिबल है, कोऑपरेटिव्स भी एलिजिबल है और वाटर यूजर एसोसिएशन भी एलिजिबल है पीएम कुसुम योजना का बेनिफिट उठाने के लिए, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स पीएम कुसुम योजना के बारे में, बराबर ना। हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करें, बराबर ना। तो अगर मैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी इसके बारे में, अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर कंट्रीज कौन सी है। तो जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, बराबर ना, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान,
कतार, बहरीन और कुवैत, बराबर ना। तो ये सब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर कंट्रीज है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे में से कौन सी कंट्री गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन था ईरान। तो वो राइट आंसर था कि वो ईरान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, बराबर ना। तो इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन और कुवैत ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, बराबर ना। वो ध्यान में रखना है। तो ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो अगेन रिसेंट न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएस और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने अनाउंस किया है कि वो कुछ नई डिफेंस टाइज बना रहे हैं। जो मैरीटाइम थ्रेट्स है, जो एयर थ्रेट्स है, बराबर, गल्फ एरियाज के अंदर उसको काउंटर करने के लिए यूएस और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक नई डिफेंस कोऑपरेशन वाले टाइज बना रहे हैं। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ द 6 कंट्री, 6 कंट्री उसकी मेंबर है। जैसे हमने देखा, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये 6 कंट्री उसके मेंबर है, राइट। और ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर 1981 के अंदर। उसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन बिटवीन द 6 स्टेट्स एंड होल्ड अ समिट एवरी ईयर टू डिस्कस द कोऑपरेशन एंड रीजनल अफेयर्स। तो ये 6 स्टेट के अंदर इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल और सोशल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर 1981 के अंदर, बराबर ना। और ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंट्रीज की जो 6 मेंबर कंट्रीज है, दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व्स के हाफ ऑयल रिजर्व्स को वो कैरी करती है, बराबर ना। और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो उसमें एक सुप्रीम काउंसिल है जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। और जो डिसीजन है सुप्रीम काउंसिल के, वो एडॉप्ट किया जाता है यूनियनमिसली ये 6 घंटे के द्वारा। और उसके नीचे होते हैं मिनिस्ट्रियल काउंसिल। इट इज कंपोज ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द ऑल द मेंबर स्टेट्स और अदर मिनिस्टर्स डेप्यूटिंग फॉर देम। ओके। और जो सुप्रीम काउंसिल है उनके नीचे है मिनिस्ट्रियल काउंसिल, जिसमें 6 के 6 मेंबर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स उसके मेंबर होते हैं, और वो हर 3 महीने के बाद मिलते हैं। और उसके नीचे होता है सेक्रेटरी जनरल, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, बराबर ना। तो 3 बॉडी है, सुप्रीम काउंसिल, मिनिस्टर काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल, बराबर ना। और और अगर मैं इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रिलेशंस के बारे में बात करूं, तो इंडिया का लार्जेस्ट रीजन ब्लॉक ट्रेडिंग पार्टनर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। 2022-23 के अंदर अ, जितना भी इंडिया का अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड हुआ है, उसमें से 8% ट्रेड हमने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर किया है, बराबर ना। और यूएस हैज कंसिस्टेंटली सॉरी UAE has consistently been India's principal trading partner within the Gulf and is India's third largest trading partner overall। जो UAE है वो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई, बराबर ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिगर, जितने भी इंडियंस अलग अलग देशों के अंदर गए हैं और जितने भी हमारे एनआरआईज हैं, इसमें से 9 मिलियन एनआरआईज वो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज के अंदर रहते हैं। और जो फॉर एग्जाम्पल हमारे 100 एनआरआईज अलग अलग देश में रहते हैं, उसमें 66% एनआरआईज तो कहाँ पे रहते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर कंट्रीज के अंदर, 6 मेंबर कंट्रीज के अंदर, बराबर ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमारे लिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन ग्लोबल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी यूएस और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर कंट्रीज के द्वारा डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक टाई अप किया गया है। इसके लिए बड़ी सन न्यूज में है। आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।